नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। जी हां, इसकी चर्चा मैं करूंगा। मैं हूं पंकज कुमार और आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में क्या होने जा रहा है। और आप जानने को बेताब भी होंगे क्योंकि एक तरफ झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 13 नवंबर और 20 नवंबर को, वहीं दूसरी तरफ बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है और इन चारों में से 3 पर आरजेडी के प्रत्याशी जीते हुए थे। तो सवाल उठता है कि क्या 3 सीट आरजेडी बचा पाएगी और एक पर एनडीए के उम्मीदवार जीते हुए थे। जी हां, अब वो एमपी बन गए, केंद्र में मंत्री भी बन गए। मैं बात जीतन राम मांझी की कर रहा हूं। तो क्या वो अपनी बहू को इमामगंज से जिता पाएंगे क्या? सवाल ये उठता है कि पिछले 7 बार के विधायक, जी हां मैं बात कर रहा हूं सुरेंद्र यादव की, पिछले 7 बार के विधायक, 34 साल से विधायक रहे सुरेंद्र यादव, जब सांसद बन गए हैं तो क्या बेलागंज से अपने बेटे को जिता पाएंगे क्या? ये भी एक गंभीर सवाल है। सवाल तरारी का भी है, जहां सुदामा प्रसाद की जगह वहां सीपीआई एमएल ने अपने दूसरे प्रत्याशी को उतारा है। और आपको बता दें कि एनडीए से भी सुनील पांडे के सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, विशाल प्रशांत। और आपको बता दें कि हर जगह जन स्वराज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। सवाल ये उठता है कि हर जगह क्या होने जा रहा है, क्योंकि आप हर सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं बड़े नेता की बहू, बड़े नेता के सुपुत्र या फिर बड़े नेता के आप कह लीजिए कोई ना कोई रिश्तेदार मैदान में खड़े। ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहा है कि इस बार जन स्वराज पार्टी, जो कि कहा जा रहा है कि पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने जा रही है, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर बयान दे रहे हैं उससे लग भी रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अपना कुछ जलवा दिखाएंगे, कायम करेंगे। इसलिए प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनाव पास आ रहा है, उनकी टिप्पणी तल्ख हो रही है, उससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं डैमेज करने जा रहे हैं। और बकौल प्रशांत किशोर आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी होगी। तो समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर आरजेडी को कहां पे छोड़ रहे हैं। तो गंभीर सवाल यह उठता है कि 4 क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में आखिरकार क्या होने जा रहा है, किसका पलड़ा है भारी, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। अब भाजपा जो है अपने आप को गिरवी छोड़ दिया है मुख्यमंत्री जी के हलावे। तो अब आए हैं देखने की नीतीश जी ठीक ठाक है कि नहीं है, देखने आए हैं, टेस्ट करने आए हैं देखने नीतीश जी ठीक ठाक हैं कि नहीं, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। विपक्ष के नेता हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 4 क्षेत्रों की स्थिति कैसी है, क्योंकि आपको बता दें कि तरारी में जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी के झंडे फाड़ दिए गए और इस पर प्रशांत किशोर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बताता है कि आप हमारे मैदान में उतरने से किस तरीके से विचलित हैं। प्रशांत किशोर बेलागंज भी पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि आरजेडी यहां तीसरे नंबर पे आने वाली है, क्योंकि सुरेंद्र यादव पूरे तरीके से विचलित हो चुके हैं। कब किसको पुत्र क्या कह देते हैं ये पता नहीं। उनका स्टेटमेंट बताता है कि वो किस तरीके से विचलित हो चुके हैं। जब इमामगंज पहुंचते हैं तो कहते हैं किसी को वोट कर दीजिएगा, नीतीश कुमार को वोट मत करिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने आपके साथ धोखा किया है। तो समझ लीजिए कि किस तरीके से एनडीए के खिलाफ प्रचार करते हैं प्रशांत किशोर। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बेलागंज में, जहां मोहम्मद अमजद खड़े हैं, जो कि पहले जेडीयू से भी चुनाव लड़ चुके हैं, सवाल उठता है कि क्या बेलागंज में जन स्वराज पार्टी जीतेगी या 34 साल से अपने पास रखने वाले प्रत्याशी, जी हां माफ करिएगा, सुरेंद्र यादव 34 साल से एमएलए रहे,
क्या वो अपने पुत्र को जिता लेंगे? क्योंकि इस बार माई समीकरण ब्रेक होगा तो निश्चित तौर पर सुरेंद्र यादव के सुपुत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। क्या होने जा रहा है तरारी में और क्या होने जा रहा है रामगढ़ में, हम आपको बताएंगे, क्योंकि चुनाव बेहद पास है और स्थिति कैसी है, किसको अपरहेज है, हम हर बात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप कुमार झा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रवि रंजन जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रशांत किशोर की टिप्पणी अब तल्ख हो रही है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आरजेडी को उल्टा लटका देंगे, इनका काम जमीन हड़पने का रहा है। इन्होंने, आरजेडी ने और जेडीयू ने 33-34 साल से बिहार को ठगा है। क्या आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर इन उपचुनाव में जबरदस्त धमाका करने वाले, कोई सीट जीत रहे हैं क्या? क्योंकि उनकी आवाज इस तरीके से निकल रही है, उसको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि बेलागंज तो हम जीतेंगे। उनको लग रहा है हम इमामगंज भी जीत जाएंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। तरारी में भी वो आरजेडी को, सीपीआई एमएल को धमका रहे हैं कि आखिरकार हमारे झंडे क्यों फाड़ रहे हो, पता चल रहा है कि हमारे मैदान में उतरने से तुम्हारे भीतर किस तरह की बेचैनी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि रामगढ़ को लेकर के भी कहा जा रहा है, जैसे इमामगंज को लेकर के कहा जा रहा है कि अरे हर सीट, हर पद जो है वो जीतन राम मांझी का परिवार ही लेगा क्या? उसी तरीके से रामगढ़ में कहा जा रहा है कि हर पद क्या जगदानंद सिंह का परिवार ही लेगा क्या? कहा जा रहा है कि इसको लेकर के जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो 3 सीट पे आरजेडी जीती है, 1 सीट पे एनडीए जीती है, क्या इस बार इसमें जन स्वराज पार्टी भी घुस जाएगी क्या? क्या स्थिति है जमीन की, जरा बताइए। अभी तक तो नहीं लगता है कि जन स्वराज कहीं घुस जाएगी। हाँ, ये बेला में कोशिश कर रहे हैं और बेला में ही वो कह रहे थे कि हमने लालटेन से तेल निकाल दिया, क्योंकि वहां पर 72,000 यादव मतदाता हैं और 60,000 मुस्लिम मतदाता। लेकिन वो क्या 60,000 मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से एमवाई समीकरण से निकल करके और जन स्वराज के जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में गोलबंद हो जाएंगे, या वो मनोरमा देवी के साथ नहीं जाएंगे, जिस तरह की चर्चा है। क्योंकि जेडीयू ने अपने पूरे मंत्रियों को एक तरह से जिम्मेवारी दे रखी है पंचायत वाइज कि बेलागंज का चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का चुनाव, तभी हम 220 या 225 जो आंकड़ा इन्होंने रखा है 25 में, उसको पूरा करेंगे। प्रशांत किशोर अगर अपनी बात मजबूती से नहीं करेंगे तो इनके कार्यकर्ता तो उदासीन हो जाएंगे। वो समीकरण बता रहे हैं, यहाँ देखिए हमने कैसे परिवारवाद के खिलाफ में एक माहौल बनाया, कैसे यहाँ लालटेन से तेल निकाल दिया और उल्टा रस्सी से, मतलब जो माई समीकरण था उसी में से मुस्लिम को निकाल करके उम्मीदवार बना दिया, और कैसे हमने उल्टा लटका। लेकिन जो गठबंधन है, उस गठबंधन में ठीक है सुरेंद्र यादव बहुत मजबूत, वहां उनके बेटे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मनोरमा देवी के पक्ष में गोलबंदी दिख रही है और मुसलमान समाज भी असमंजस में। उनको लगता है कि क्या सुरेंद्र यादव के बेटे से नाराजगी साफ साफ दिखती है, लेकिन एक बात ये भी उनके मन में है कि सुरेंद्र यादव के बेटे अगर नहीं हारे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो वो खुल करके नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मनोरमा देवी के पक्ष में भी मुसलमानों की गोलबंदी है। पिछली बार भी अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद से सांसद हो गए हैं, वही चुनाव वहां से हुए और एक ध्रुवीकरण तो बना है। तो मनोरमा देवी भी यादव जाति से आती हैं, रॉकी यादव उनके बेटे हैं, वही कमान संभाले हुए हैं। तो बेलागंज में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें एक त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है, जिसमें वहां के लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, सुरेंद्र यादव को तो तीसरे नंबर पर जाना होगा। अगर आमने सामने की टक्कर में जन स्वराज वहां होगा तो एक बड़ी बात होगी कि जो
32-34 वर्षों का जो सुरेंद्र यादव का पीरियड रहा है उसको लेकर के लोगों के मन में नाराजगी, और इसमें तेजस्वी यादव से ज्यादा सुरेंद्र यादव को अपना गढ़ बचाने की चिंता है, क्योंकि वहां तेजस्वी यादव से ज्यादा प्रभावी सुरेंद्र यादव। तो क्या सुरेंद्र यादव अपने बेटे के माध्यम से अपने गढ़ को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते? तरारी की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई है, वो बीजेपी वर्सेस माले की लड़ाई। जो राजू यादव हैं और विशाल प्रशांत जो हैं, नहीं, तरारी पे हम आएंगे, तरारी पे हम आएंगे। हम आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछते हैं क्योंकि ये आपका गृह क्षेत्र भी है और आप वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। ये बताइए, सुरेंद्र यादव अपनी साख नहीं बचा पाएंगे तो क्या जीतन राम मांझी अपनी साख बचा पाएंगे क्या? क्योंकि कहा जा रहा है कि रोशन मांझी भी बहुत तगड़े प्रत्याशी हैं जो कि आरजेडी से खड़े हैं, और दूसरे प्रत्याशी जो जितेंद्र कुमार हैं उनका भी पब्लिक वेलफेयर में बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है, लोग उनको भी बड़ा पसंद करते हैं। रोशन मांझी भी बहुत सामाजिक हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जो कि संतोष सुमन की पत्नी भी हैं, वो क्या चुनाव जीतने में कामयाब होंगी? देखिए, रोशन मांझी बहुत सामाजिक नहीं रहे हैं कभी, बहुत लोग तो उनको जानते भी नहीं है वहां इमामगंज में, लेकिन खैर वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं तो एक स्वाभाविक है कि उम्मीदवार बनने के बाद तो एक आइडेंटिटी हो ही जाती है। और रह गई बात वो जो जितेंद्र पासवान, वो जितेंद्र पासवान के बारे में पहले कहा गया कि वो डॉक्टर है, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो 12वीं पास हैं, झोला छाप डॉक्टर है। अब वो झोला छाप डॉक्टर होकर के कितना समाज का कल्याण किए होंगे मुझे नहीं पता। तो जितेंद्र पासवान, और ऐसे भी 70-72 हजार वोट वहां मुसहर जाति का है, जिससे जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी आती हैं और रोशन मांझी आती हैं, लेकिन कुशवाहा मतदाता वहां प्रभावी हैं, और चूंकि वो औरंगाबाद लोकसभा में पड़ता है तो अभय कुशवाहा वहां के सांसद हैं। अब वो कुशवाहा मत क्या रोशन मांझी को दिला पाते हैं? क्या मांझी मतदाता इनको मतदान कर पाते हैं रोशन मांझी को? और जो आरजेडी का जो ट्रेडिशनल वोटर है, जो कहा जाता है यादव और मुस्लिम का समीकरण है, क्या वो मिल पाता है? अगर ये गोलबंदी हो गई तो यादव, मुसलमान, कुशवाहा और मांझी समाज का वोट अगर ये लेने में कामयाब हो गए तो दीपा मांझी को भी एक कड़ी चुनौती का सामना अभी करना पड़ रहा है। वैसे वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दीपा मांझी भी कड़े मुकाबले में हैं वहां पर। वैसे वो दावा कर रही हैं ये जो समाज है वो मेरे साथ खड़ा है। दीपा मांझी को लोग जानते हैं, जीतन राम मांझी को लोग जानते हैं, संतोष मांझी को इमामगंज में जानते हैं, उतना रोशन मांझी का इंटरेक्शन नहीं है, सामाजिक पकड़ नहीं है। तो लेकिन एक मजबूत टक्कर इसलिए कि जो सोशल कॉम्बिनेशन वहां बन रहा है, वो सोशल कॉम्बिनेशन में रोशन मांझी मजबूत दिख रहे हैं। पासवान जाति का वोट वहां कम है, उम्मीदवार हैं, एक आध बार इमामगंज से पासवान जाति के राजेश राम वगैरह चुनाव जीत गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में कोई वहां पर पासवान जाति का उम्मीदवार जीता है। वो मांझी जाति का ही उम्मीदवार जीतते रहे हैं, या बीच में उदय नारायण चौधरी वहां से चुनाव जीते थे जो चौधरी समाज के थे। तो अब देखना होगा कि क्या पासवान समाज, चौधरी समाज, बाकी जो दलित जातियां हैं वो एकजुट हो करके और जितेंद्र पासवान के पक्ष में गोलबंद हो जाती हैं, या वो जो रोशन मांझी हैं उनका सोशल कॉम्बिनेशन वहां फिट बैठ जाता है। दीपा मांझी को कड़ी चुनौती तो मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दीपा मांझी वहां मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज कराए हुए है, इस वजह से कि उनका लोगों के साथ एक संबंध रहा है, जीतन राम मांझी की वजह से या संतोष मांझी की वजह से। चलिए ठीक है, अगर ये संबंध रहा है तो सवाल ये उठता, प्रदीप कुमार झा आप ये बताइए कि 3 सीट पे आरजेडी जीती हुई है, 1 सीट पे एनडीए, जिसमें कि जीतन राम मांझी जीते हुए थे, अब केंद्रीय मंत्री हो गए, उनकी बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में है। क्या स्थिति यही रहने वाली है या इस स्थिति को उलट पुलट कर देने जा रही है जन स्वराज पार्टी? अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में पूछूं तो आपको कौन सी सीट पे लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी जीत भी सकती है या नंबर 2 रहेगी? टक्कर किसके साथ होगा ये बताइए। पंकज जी, सबसे पहला चीज है कि जैसे अगर इन 4 जो सीटों पे उपचुनाव हो रहा है उसमें 2 सीटें थी आरजेडी के पास, 1 सीट थी भाकपा माले के पास तरारी का, और
चौथी सीट इमामगंज, जहां से कि जीतन राम मांझी सांसद विधायक थे, सांसद बने, मंत्री बने। ठीक है, तो 2 आरजेडी 1 माले, हम महागठबंधन में 3 सीट थी, ये हम कह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आपका प्रश्न सीधा स्ट्रेट है आपका, तो उसके आधार पर देखेंगे 3-1 का पिछला बार फैसला था। इस बार अगर हम देखें तो आरजेडी रामगढ़ में मुझे लगता है कि संकट में है। आरजेडी शायद वहां पर स्थिति ये है अभी तक के समय में कि आरजेडी तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई वहां पर बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच होती हुई दिख रही है। वहां पर जनसुराज और राजद में कौन तीसरे नंबर और कौन चौथे नंबर पर होंगे, ये अभी फैसला आना बाकी है। आपने देखा जिस प्रकार का हमला, जातिगत हमला किया गया है एक तरह से सुधाकर सिंह के द्वारा बसपा के उम्मीदवार पर, तो निश्चित रूप से ये प्रयास है सुधाकर सिंह का कि चूंकि आरजेडी वहां मुकाबले से बाहर दिख रही है अभी, तो कम से जिससे कि वो बसपा पर, मतलब बसपा के उम्मीदवार यादव जाति से आते हैं, उस पर हमला करेंगे अगर, तो उनको लगता है ऐसा कि उनके स्वजातीय उनके पक्ष में आ जाएंगे और तेजस्वी यादव के कारण यादव समाज के लोग आ जाएंगे। तो इसीलिए वो आरजेडी वहां पर मुख्य लड़ाई में आने का प्रयास कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इमामगंज सीट की बात करें तो इमामगंज में संजय जी ने सही कहा एक तरह से, लेकिन इतना भी हम कमजोर नहीं मान सकते रोशन मांझी को, क्योंकि रोशन मांझी के साथ एक चीज तो है कि आरजेडी का जातिगत समीकरण है, मुस्लिम वोटर जो है वो लगातार जदयू से नाराज चल रहा है, नीतीश कुमार से नाराज चल रहा है, तो निश्चित है कि एनडीए को हो सकता है उसका खामियाजा भुगतना पड़े। वैसे जीतन राम मांझी पासी जाति के जो मुद्दे हैं तारीख के मामले में, उसका समर्थन लगातार वो करते रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर, तो देखना होगा कि पासी जाति के वोट किधर जाते हैं। और सबसे क्रूशियल जो फैक्टर होगा मुझे लगता है वो निश्चित रूप से कि ये जो कुशवाहा जाति के लोग हैं, दांगी मतदाता है, वो अभय कुशवाहा के साथ के नाम पर आरजेडी को जाता है या फिर उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी वगैरह के प्रयास से एनडीए के पक्ष में आता है। चलिए, लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं तो एक बात तो बहुत साफ है रवि रंजन जी कि वहां से अभी औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जीते हैं और दांगी कुशवाहा किसको वोट करेगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, एमपी भी वहां से है। ऐसे में आपसे मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि क्या दीपा मांझी की सीट निकल जाएगी या परिवारवाद के चक्कर में फंस जाएगी? लोग को ये लगेगा कि हर पद ये खुद ही ले लेते हैं, दूसरे को क्या देते हैं, जबकि कहा जा रहा है कि मांझी समाज के वोटर्स वहां सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मांझी समाज एकजुट होकर के जीतन राम मांझी की बहू को वोट करेगा या रोशन मांझी बाजी मार लेंगे, उनके वोट में बहुत ज़्यादा बिखराव होगा और इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू की स्थिति खराब हो सकती है। जमीनी रिपोर्ट क्या है आपके पास, जरा इस बारे में बताइए। नहीं, जमीनी रिपोर्ट तो यही है कि जीतन राम मांझी की बहू मजबूत स्थिति में है। ऐसी स्थिति उनकी नहीं है कि रोशन मांझी उनको शिकस्त दे देंगे और निकल जाएंगे। रोशन मांझी उनको निश्चित रूप से एक टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन भुइयां जाति का, मुसहर जाति के और पासवानों में भी पूरा बिखराव नहीं, पूरी तरह से पासवान दूसरे जगह नहीं जाएंगे, वो हैं जीतन राम मांझी के साथ। तो इसलिए दीपा मांझी की लड़ाई मुश्किल जरूर है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो 4 सीट हैं ये 3 एनडीए के पास जा रही है, जिसमें इमामगंज भी है। तो इमामगंज की लड़ाई रोशन मांझी निश्चित रूप से एक टक्कर दे रहे हैं और मुसहर जाति का कुछ वोट वो ले लेंगे, लेकिन दीपा मांझी की मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है। कुशवाहा की बात जहां तक है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को अभी हाल ही में क्लियर भी किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो एक कंफ्यूजन हो गया आरा की सीट और वहां जहां पवन सिंह खड़े हो गए थे वहां से काराकाट से, इन 2 जगहों पर जो एक कंफ्यूजन कुशवाहा जाति में और राजपूतों में हो गई थी, वो अब खत्म हो चुकी है और इस बार पूरा इंटैक्ट है कुशवाहा समाज की, वो एनडीए के पक्ष में मतदान करेगा। और इन 4 सीटों में कहीं भी, आप देखिए रामगढ़ में कुशवाहा को इन्होंने दिया है, जनसुराज ने, इन्होंने तो जाति समीकरण बैठाया है, सभी जगहों पर अलग अलग जातियों को, वहां तरारी में राजपूत को दे दिया और एक मुसलमान को दे दिया। लेकिन ये कुशवाहा का जो प्रयोग लोग कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को लेकर किया था,
अब वो प्रयोग चलने वाला है नहीं। इस बार तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि कुशवाहा मतदाता ने मन बना लिया है, वो एनडीए के पक्ष में ही रहेगा। और अगर वो कट गया तो निश्चित रूप से दीपा मांझी को मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कुशवाहा समाज अगर एनडीए के पक्ष में रहा तो इमामगंज की सीट भी घटा बढ़ाकर इधर उधर करके भी थोड़े कम बेसी मतों से दीपा मांझी वो जीतने वाली है। जीतने वाले डॉक्टर संजय प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है अपने कैंपेन के दरमियान कि मैं लालू प्रसाद के साथ आने के लिए तैयार हूं। अगर लालू प्रसाद अपने ही समाज से किसी योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनते हैं तो मैं उनके साथ आने के लिए तैयार हूं। आपको लगता है कि ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जिसके जरिए वो लालू प्रसाद को घेरने का प्रयास कर रहे हैं? और जैसा कि अभी प्रदीप झा जी बता रहे थे और रवि रंजन जी भी बता रहे हैं कि वहां दीपा मांझी सुरक्षित हैं, ये बता रहे हैं रामगढ़ में आरजेडी की स्थिति खराब है, तो आरजेडी तो एक सीट फिर 3 सीट में एक सीट तो हारने जा रही है महागठबंधन, ये बड़ा साफ बता रहे हैं। तो अगर एक सीट वहां हार जाती है और जिस तरीके से लगातार जेडीयू ने प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली, अगर थोड़ी भी कामयाब बेलागंज में जन स्वराज पार्टी हो जाती है तो मनोरमा देवी तो जीत जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आरजेडी के लिए खतरा ज्यादा है कंपैरेटिवली एनडीए के? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रशांत किशोर अपनी सभा में उन्होंने कहा कि भाई आपके समाज के साथ भी लालू यादव नहीं है, वो तो अपने परिवार को पसंद करते हैं, परिवार का ही कोई व्यक्ति टिकट होता है। और सुरेंद्र यादव भी यादव के साथ नहीं है, वह भी चाहते हैं कि वो कोई हमारा बेटा ही चुनाव लड़े। अगर यादव जाति में कोई सुयोग्य पढ़ा लिखा हुआ समझदार उम्मीदवार होगा तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। तो एक तरह से यादव समाज को झकझोर रहे थे कि आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। रह गई बात, ये जो 3 सीटें हैं जिस पर आरजेडी लड़ रही है, इमामगंज की सीट, बेलागंज की सीट और रामगढ़ की सीट, ये तीनों सीटें फंसी हुई। लेकिन लालू प्रसाद का एक अपना तरीके से कनेक्शन था, लोगों का एक भरोसा था। बेलागंज में तो स्थिति ये है कि एक एक व्यक्ति से अगर आप वाइट लेंगे तो उनका रिएक्शन यही आता है कि भाई हमारे हिस्से में तो कोई काम नहीं हुआ। कोई कह रहा है कि गड्ढा भर पानी है, कोई कह रहा है कि सड़कें नहीं बनी है, कोई कह रहा है कि ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, कोई कह रहा है कि कुछ। तो जितनी भी कमियां गिना सकते हैं वो सारी कमियां गिनाने के लिए तैयार हैं कि कोई इतने दिनों तक प्रतिनिधि रहने के बाद भी हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। इस बात को लेकर के एक लग रहा है कि एक छटपटाहट है और मनोरमा देवी को एज मिलते जा रहा है। जहां तक जन स्वराज के उम्मीदवार, ये अमजद खान, ये पहले 2010 में लड़ चुके हैं, जेडीयू के टिकट से ही लड़ चुके हैं, 48,000 वोट ले आए थे। ये 2005 में जेडीयू और लोजपा के भी ये से टिकट से ही लड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जेडीयू के ये उम्मीदवार नहीं रहे हैं, और ये लड़ने वाले रहे हैं उम्मीदवार जो क्षेत्र में इनकी अपना एक रहा है प्रभाव, अपने तरीके से ये लड़ते भिड़ते रहे। लेकिन ये कहीं ना कहीं से लोगों को जो एनडीए के वोटर हैं उनके मन में ये बात है कि क्या मुस्लिम समाज आरजेडी को छोड़ करके अमजद के साथ चले जाएंगे। अगर अमजद के साथ चले जाएंगे तब फिर हम तय करेंगे। आज ही की तो बात चल रही है, आज कहा जा रहा है, आज फ्राइडे है, कि जुम्मे की नमाज में वहां का मुस्लिम समाज निर्णय लेगा। और आज ही का छठ का जो पारण हुआ है, इसके बाद जो एनडीए के वोटर हैं वो निर्णय लेंगे कि वो किसके साथ खड़े होंगे। और मत्थू जो बेलागंज का एक बड़ा गांव है, वहां पर एनडीए के भी सारे महारथी गए, वो ललन सिंह गए, विजय चौधरी गए, सारे लोग गए वहीं पर। उनके बाद फिर ये प्रशांत किशोर गए और उन्होंने कहा कि भाई आपका समाज तो पढ़ा लिखा हुआ समाज है, आप अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, तो आप तय करिए कि आपके हिस्से में क्या आने वाला है। भाई आरजेडी को भी आपने देख लिया, एनडीए को भी आपने देख लिया, अब आपको तय करना है, एक बार हमको मौका दे करके देखिए। अब वहां एक द्वंद्व चल रहा है कि अगर 60,000 मुस्लिम मतदाता अगर पोलराइज होके, एआईएमआईएम के भी वहां कैंडिडेट है, 14 प्रत्याशी वहां है, लेकिन उन लोगों को सिरे से लोगों ने नकार दिया। तो अगर ये 60,000 मुस्लिम मतदाता गोलबंद होकर के अमजद खान को वोट करते हैं तो फिर एनडीए मतदाता सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारा वोट
देंगे मनोरमा देवी को तो वो बर्बाद होगा, या हम अमजद खान को दे करके एक नई इबारत लिखे हम बेलागंज में। तो आज फैसला का दिन है, हो सकता है कि कल से तस्वीरें और साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक मनोरमा देवी का पलड़ा भारी लग रहा है। यादव समाज भी जो हैं वो विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं उनसे ज्यादा मनोरमा देवी को भी पसंद कर रहे हैं। चलिए, समाज पर एक बात वो लगातार बोल रहे हैं कि आप लालटेन में तेल की तरह जल रहे हैं। 2014 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे, तब भी आपने आरजेडी को चुना था, लेकिन आपको मिला क्या? आपको तो कुछ नहीं मिला। आप लालटेन में तेल की तरह जल रहे हैं, लेकिन रोशनी कहीं और हो रही। मतलब वो साफ कह रहे हैं प्रदीप झा जी कि रोशनी तो आरजेडी लालू परिवार में हो रही है, आप तेल की तरह क्यों जल रहे हैं? ये बड़े मार्के की बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बेलागंज की जनता पिछले 34 साल के रिकॉर्ड को तोड़ देगी? मतलब जो 34 साल से वो बेलागंज सुरेंद्र यादव के हाथ में रहा है, क्या बेलागंज की जनता इस बार किसी और को चुन लेगी, उनके बेटे को वोट नहीं करेगी? क्या इसकी गुंजाइश आपको नजर आती है? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल कि लालू प्रसाद को जिस तरीके से घेरने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर, कि अगर आप अपने समाज से ही किसी योग्य आदमी को नेता चुन लें तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्या आपको लगता है कि ये बात यादव समाज में भी बड़ी अपीलिंग हो सकती है कि हाँ, ये बात जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो उसमें दम है? अगर जाति और धर्म के ऊपर आप वोट करते रहे तो बिहार में कुछ नहीं बदलेगा, ना आपको रोजगार मिलेगा, ना आपके बच्चे का भविष्य सुधरेगा। ये प्रशांत किशोर हर मीटिंग में कह रहे हैं। तो क्या अगर प्रशांत किशोर की ये बात जनता को समझ में आ रही है, तो क्या प्रशांत किशोर उपचुनाव में अपना खाता खोल सकते हैं? क्या ऐसा कहीं पर दिखाई पड़ता है आपको? पंकज जी, खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल इसलिए है कि देखिए, बिहार में वोटर जो है वो 3 खेमे में बटे हुए हैं। एक तो कंप्लीट जो खेमा है वो एनडीए का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लीड करती है। दूसरा खेमा है आरजेडी का, महागठबंधन का, जिसमें आरजेडी का वोट बैंक बेस वोट सबसे बड़ा है। और तीसरा जो खेमा है ऐसे मतदाताओं का है जो कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आरजेडी को वोट करती आ रही है और आरजेडी को रोकने के लिए एनडीए को वोट करती आ रही है। ठीक है, ऐसे मतदाताओं के लिए आप देखेंगे एक तरफ तेजस्वी यादव उनकी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो तेजस्वी यादव को वोट देने को मजबूर है। नीतीश कुमार पसंद नहीं है, फिर भी एनडीए को वोट देने को मजबूर है। और नीतीश कुमार कब कहां जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, नंबर 1। तो वैसे मतदाताओं के लिए प्रशांत किशोर, ऐसे मतदाता एक तरह से कह सकते प्रशांत किशोर नहीं बल्कि तीसरा विकल्प लंबे समय से ढूंढ रहे थे। वो ये अपेक्षा कर रहे थे कि बीजेपी कभी विकल्प देगी। चिराग पासवान का जब कभी नाम आता था तो चिराग पासवान का नाम लेने वाले लोग थे। तो इस बात को प्रशांत किशोर जो है एक राजनीतिक रणनीतिकार होने के नाते वो परख चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी परखा होगा मुझे लगता है कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला वो था मुस्लिम मतदाताओं के वोट करने के पैटर्न में। पहली बार ऐसा हुआ था 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान पंकज जी, जब मुस्लिम मतदाताओं ने एक अलग नैरेटिव के आधार पर वोट करना शुरू किया। पहला उनकी प्रायोरिटी थी कि जहां पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी जीत सकता हो तो उसके लिए जो है वो अपना पहले मुसलमान जैसा उसका परिणाम क्या हुआ मैं दिखाऊंगा आपको कि AIMIM के 5 उम्मीदवार जो है हो चुका था मुस्लिम मतदाताओं को कि कई ऐसे विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र हैं जहां पर कि यादव जाति के लोग आरजेडी या महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं करते। तो इसकी भी पीड़ा मुस्लिम मतदाताओं के बीच रही है। तो उसका
और तीसरा कि आरजेडी ने जिस प्रकार से यादवों को टिकट देने में उदारता दिखाई, लेकिन मुसलमानों को टिकट देने में बहुत ही कंजूसी चलिए, दिखाई। आप जो बात कह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि मुसलमान के बीच में अगर पीड़ा है तो क्या मुसलमान विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर को चुनेंगे? रवि रंजन जी, सवाल ये है क्योंकि प्रशांत किशोर एक और मुद्दा उठा रहे हैं। स्मार्ट मीटर ने लोगों के घरों की बिजली गुम कर दी। ये भी उठा रहे हैं कि जमीन के सर्वे ने भाई भाई को लड़ा दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे मुद्दे, एक तरफ एनडीए को क्यों नहीं वोट करना चाहिए, प्रशांत किशोर के पास इनफ रीजंस है। लालू प्रसाद की आरजेडी को वोट क्यों नहीं करना चाहिए, प्रशांत किशोर बिल्कुल उनके पास एक कहते हैं ना कि बड़ा ही सॉलिड सा आंसर होता है कि आप क्यों नहीं वोट करिए, क्योंकि मुसलमान इसमें तेल की तरह जलता है लालटेन में, पर रोशनी तो लालू परिवार में होती है। सवाल ये उठता है कि ये सब सुनने के बाद एनडीए और महागठबंधन का बड़ा चंक क्या प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है आपको, रवि रंजन जी? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वो 2025 के चुनाव के मुद्दे जरूर हो सकते हैं। अभी जो चुनाव हो रही है, 1 साल के लिए ये लोग विधायक चुने जाएंगे, 2025 में तो फिर से चुनाव होने वाला है। तो जो मुद्दे मैंने स्मार्ट मीटर के मुद्दे आप जो कह रहे हैं, आज दूसरे मुद्दे, वो मुद्दे 2025 के हो सकते हैं, अभी के चुनाव के मुद्दे नहीं है। अभी तो बिल्कुल स्थानीय तौर पर केवल ये देखना है कि ये एनडीए के पक्ष में ये रिजल्ट जाता है या आरजेडी का जो गठबंधन है आईएनडीआईए का, उसमें जाता है। और निश्चित रूप से जो ओवरऑल जो चीजें दिख रही हैं अभी तक, तो इंडिया गठबंधन कमजोर स्थिति में दिख रही है। प्रशांत किशोर के सामने एक मुश्किल है जो जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे शुरू होने लगी है कि प्रशांत किशोर को इस चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करने चाहिए थे या नहीं। ये भी अब ये इस द्वंद में उनकी पार्टी खुद ही है, क्योंकि आप देखें तरारी में स्पष्ट रूप से, मैं तो तरारी हो के अभी हाल ही में आया हूं और जनता से, लोगों से मिल के आया हूं, तरारी की सीट एनडीए के पक्ष में जाने वाली है, चाहे जो भी जोड़ तोड़ हो जाए। और बेलागंज में आप एक मोहम्मद अमजद जो हैं, ये निश्चित रूप से वोट काटेंगे। तो वोट काटेंगे किसका? वो आरजेडी का काटेंगे। आरजेडी और प्रशांत किशोर में ही लड़ाई है, एनडीए इसमें स्वीप निकल जाएगी। तो प्रशांत किशोर को तो अभी उनको ये तय करना है कि इस चुनाव में उनको लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि अगर इस बार एक भी सीट अगर वो नहीं जीत पाए तो उनका जो ये चल रहा है कि एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, वो उसको झटका लग जाएगा। और ये जो दृश्य दिख रहा है अभी चुनाव में, तो प्रशांत किशोर के पक्ष में हमको तो नहीं लगता कि वो एक भी सीट जीत पाएंगे। बेलागंज की सीट पर वो जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, वो मुस्लिम मतदाताओं का वोट काट लेंगे तो आरजेडी हार जाएगी, लेकिन मनोरमा देवी को वो हराने की स्थिति में मोहम्मद अमजद नहीं है। तो मनोरमा देवी के पति जो बिंदी यादव, जिनको बिंदेश्वर प्रसाद यादव, बिंदी यादव बाहुबली नेता उधर से रहे हैं और उनकी अच्छी पकड़ है, मनोरमा देवी वहां पर अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर ये मोहम्मद अमजद ने अगर वोट काट लिया, अच्छी तरह से काट लिया, तो वो आरजेडी को नुकसान होगा। इसलिए प्रशांत किशोर कहीं से निकल जाएंगे और कोई सीट एक जीत जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। एक दो जगह पर वो टक्कर दे रहे हैं, बस इतनी ही बात है। और अगर वो नहीं निकल पाए तो उनकी ही प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी है। चलिए, तो अभी अब मैं अगला सवाल डॉक्टर संजय से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर संजय, नीतीश कुमार भी कैंपेन करने मैदान में उतर रहा है। खबर है कि 9-10 तारीख को नीतीश कुमार कैंपेन करेंगे, एक दिन संजय झा उनके साथ रहेंगे तो दूसरे दिन विजय चौधरी साथ रहेंगे। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के कैंपेन करने से एनडीए को फायदा होने जा रहा है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार इस तरीके से स्वस्थ नहीं है कि वो कैंपेन करने निकलें। अगर वो निकलते भी हैं तो जिस तरीके से लगातार उनके सीटों में कमी हुई है, नीतीश कुमार के निकलने का बहुत फायदा नहीं होगा, जबकि नुकसान हो जाएगा। और प्रशांत किशोर तो यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश कुमार को बिल्कुल वोट मत करिएगा, अपना वोट बर्बाद करना हो तो नीतीश कुमार को वोट करिएगा। क्या आपको लगता है कि जनता के बीच प्रशांत किशोर की ये अपील किसी तरीके से काम करने वाली है? देखिए, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, और खास करके मैं स्पष्टता कहूंगा कि अपर कास्ट में घटी है।
उनको लगता है कि ठीक है, नीतीश कुमार कब कौन निर्णय लेंगे, कब कहाँ जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो इस बात को लेकर के तो एक मरमरिंग रहती ही है समाज में। रह गई बात कि नीतीश कुमार कहते हैं कि ईबीसी आज भी हम पर भरोसा करता है, लवकुश समीकरण के सर्वमान्य नेता आज भी हम हैं। हम अपने तरीके से अगर माइनॉरिटी को कनेक्ट करते हैं तो बीजेपी से जो नाराजगी, लेकिन हमसे माइनॉरिटी की कोई नाराजगी नहीं है। और अभी तो 13 को जेपीसी कमेटी भी बिहार में आने वाली है। इनको आमंत्रण भी दिया गया है मदनी के द्वारा कि आप आइए और हमारे मजलिस में शिरकत कीजिए। तो माइनॉरिटी के बीच में या जो ईबीसी हैं या जो और जो वोटर हैं उनके बीच में इनको लगता है कि हमारे जाने का फायदा हो, और इस वजह से बेलागंज को इन्होंने प्रायोरिटी के तौर पर रखा। लेकिन समीकरण कुछ ऐसा बेलागंज में बन गया है कि नीतीश कुमार जाए नहीं जाए, बेलागंज की सीट में अपर हैंड में अभी जेडीयू दिख रही है। और इन्होंने बीजेपी वाले को भी टास्क दिया है कि भाई हम तो अपना वोट ट्रांसफर करा देते हैं, आप अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराते हैं। तो बीजेपी वाले के लिए भी एक टास्क है बेलागंज कि अगर हम तरारी में और रामगढ़ में हम अपना वोट आपको ट्रांसफर कराते हैं और बेलागंज में अगर आपका वोट ट्रांसफर नहीं होता है, तो मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं से आप अपना वोटर को मैसेज नहीं दे पाते हैं या आपके वोटर आपकी बात नहीं मान पाते हैं। और जहानाबाद लोकसभा से सटा हुआ बेलागंज है, तो चूंकि वो एक ही तरह से वो जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं से पीड़ा है कि भाई हमारे उम्मीदवार को आप लोग वोट क्यों नहीं करते हैं, उनको कभी जिताने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। रह गई बात स्वच्छता को लेकर के, तो विजय चौधरी जी और संजय झा दोनों अपने तरीके से इनको जोड़े रखेंगे और नीतीश कुमार जी उस तरीके से अपने को बताएंगे कि भाई कैसे अगर ये जीतते हैं तो आपके हिस्से में क्या होगा, कौन से विकास के काम होंगे। तो नीतीश कुमार 9 और 10 ठीक सूचना है कि वो जा रहे हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, कैसे एड्रेस करेंगे, लेकिन बेलागंज तो निश्चित रूप से वो जा रहे हैं। और सारे जो इनके पार्टी के प्रवक्ता, इनके जो मंत्री हैं, इनके जो भी जो जिनको लगता है कि उस वोट के वो ये हो सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, सबको बेलागंज में एक तरह से इन्होंने टास्क दे दिया है कि आप पटना दौड़ करके मत आइए, आप किसी पंचायत को चुनिए और आप उन्होंने टास्क दे दिया है। पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया प्रदीप कुमार झा, आपको लगता है कि ये बयान निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों को एक बार फिर से गोलबंद कर देगा? जैसे बीजेपी के तरफ से आया बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, तेजस्वी यादव के तरफ से आरजेडी के तरफ से आया है बटेंगे तो विपक्ष में बैठेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयान से तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी आरजेडी माई समीकरण में जो टूट की आशंका जताई जा रही है, और वो भी प्रशांत किशोर के भाषणों के द्वारा, प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों के द्वारा, क्या आपको लगता है कि इस नारे से ये टूट थम पाएगा? मुस्लिम और यादव फिर एकजुट होंगे, कहेंगे अरे बटेंगे तो विपक्ष में बैठेंगे, हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, हमें किसी की बात में नहीं आना है। और फिर जो बात अब आरजेडी बड़े जोर शोर से फैला रही है कि बटेंगे तो विपक्ष में बैठेंगे, क्या आपको लगता है कि ये कारगर होने जा रहा है? निश्चित रूप से पंकज जी, निश्चित रूप से, क्यों नहीं। क्योंकि आप अगर देखें अगर तो आरजेडी की अगर इस चुनाव के अंदर हमें शक हो रहा है कि आरजेडी अपनी पोजीशन को मेंटेन रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी। 3-1 का जो रहा है उनका परिणाम रहा है, उसको कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो उसकी उस चिंता के मूल में माई ही है। माई इसलिए कि अगर मान लीजिए बेलागंज में अगर माई में बंटवारा नहीं हो तो फिर आरजेडी की जीत को कौन रोक सकता है। रामगढ़ में अगर यादव वोट पे अगर शक नहीं हो कि यादवों का वोट बट रहा है वहां, इसी कारण से हम लोग आज बात कर रहे हैं कि आरजेडी की स्थिति बहुत ही बुरी है। वहां पर तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई आरजेडी लड़ रही है। उसके मूल में एक ही शक है कि वहां पर जो यादव जाति के वोटर है वो आरजेडी को न देकर अभी तक वो बसपा के उम्मीदवार के साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए तेजस्वी यादव के लिए माई को इंटैक्ट रखना उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है, नंबर 1। उस परिस्थिति में जबकि उनके माई में जो एम है उसके ऊपर लगातार हमला हो रहा है प्रशांत किशोर का। आप प्रशांत किशोर के जितने भी वक्तव्य को देखिए, मुस्लिम
मतदाताओं के साथ जब बातचीत करते हैं वो तो फिर वो यही मुद्दा उठाते हैं कि जिसका उदाहरण आपने दिया कि आप लालू यादव के लिए वोट करते हैं, आपको क्या मिलता है? उन लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, आपको क्या मिलता है? आपको तो आपका हिस्सा भी नहीं मिलता है, ठीक है? आपके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाता, आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। तो इन बातों को प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। तो जो सबसे जो एक तरह से क्या कहते हैं कि एक जो जहां पर सबसे ज्यादा जो मर्म स्पर्शी जगह है, अगर वहीं पे हमला हो रहा है प्रशांत किशोर का। कांग्रेस भी आने वाले समय में, कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, अगर अपना रिवाइवल अपने बलबूते पर देखने के बारे में सोचती है अगर, तो उसके मूल में मुस्लिम वोटर है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव के लिए तो ये चुनौती है ही कि उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि उनका माई वोट बैंक जो है कम से कम वो तीसरे को जोड़ पाए या न जोड़ पाए, वो तो सेकेंडरी है। वो जोड़ पाएंगे तभी सत्ता में आएंगे, लेकिन वो जीवित रहेंगे राजनीति में, उनका अस्तित्व बना हुआ रहेगा, आरजेडी बची रहेगी। उसके लिए माई का इंटैक्ट रहना एकदम कंपल्सरी है। इसीलिए तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि उनका वो वोट बैंक में गिरावट आए। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आप अभी ठीक है मोहम्मद अमजद को, कई बार ऐसा हुआ है पंकज जी बिहार के चुनाव में कि प्रारंभिक दिनों में अंतिम क्षण तक लगता है कि ट्रायंगुलर फाइट होगा या फिर चतुष्कोणीय मुकाबला दिखता है। इस बार भी दिख रहा है, रामगढ़ में भी दिख रहा है, चतुष्कोणीय मुकाबला दिख रहा है, बेलागंज में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, इमामगंज में भी कुछ हद तक दिख रहा है। केवल तरारी एक ऐसी सीट है जहां पर कि सीधा मुकाबला दिख रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि अंतिम क्षण में 2 ध्रुवों में गोलबंदी हो जाती है बिहार के चुनाव में, ठीक है? तो ये भी बेलागंज इस बार इस बात की को प्रूफ करेगा कि 2025 में समीकरण क्या होगा, उसका एक ट्रेलर जो है बेलागंज दिखाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है? कि क्या ये गोलबंदी जो है, जो बीजेपी के खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ होती थी, कि अंतिम क्षण में शुरुआत में त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला बनता हुआ, अंतिम क्षण में एकदम आमने सामने की लड़ाई बन जाती है। चलिए, तो क्या पर मैं इसी से आगे सवाल पूछना चाहूंगा। AIMIM ने भी प्रत्याशी उतारे हैं रवि रंजन जी, और प्रशांत किशोर भी मुसलमान को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। JDU भी कहती है कि हमने मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज जिसको डरा करके आरजेडी वोट लेती है, एक आर्गुमेंट ये रहता है कि डरा करके वोट लिया जाता है, दूसरे तरफ हम कहें तो आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, मुस्लिम समाज के लिए इससे ज़्यादा वो कहते हैं कि नहीं, कन्फ्यूज़न वाली कोई स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कांग्रेस को वोट करना चाहती है या आरजेडी को वोट करना चाहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस वोट बैंक में AIMIM या आपको लगता है प्रशांत किशोर बड़ा डेंट कर पाएंगे? और अगर बड़ा डेंट कर पाए तो फिर तो जो मेन चुनाव होगा 2025 वाला, वो तो आरजेडी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी साबित होगा। पता चल जाएगा कि उपचुनाव में मुस्लिम समाज का मूड ये है, तो मतलब साफ समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या करने जा रहा है। निश्चित रूप से पंकज जी आप ठीक कह रहे हैं। एक तो झुकाव उसका कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, हाल के दिनों में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। और आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में कटिहार में तारिक अनवर और किशनगंज में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को इन लोगों ने एकजुट होकर वोट किया। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा कि ये भी तय है कि आरजेडी से मुस्लिम मतदाताओं का मोह भंग हुआ है और एक विकल्प की तलाश में वो निश्चित रूप से हैं। प्रशांत किशोर ने इसको पकड़ने की कोशिश की और ये बात आरजेडी को शुरुआती दौर में ही लग गई कि प्रशांत किशोर उनके MY समीकरण को तोड़ देंगे। इसीलिए आपने तो देखा ही, खबर तो आपने चलाई है कि ये आरजेडी ने शुरुआती दौर में ही जगदानंद सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर ये जारी किया कि प्रशांत किशोर की पार्टी ठीक है, आपकी बात मैं मान लिया। अगर मैं आपसे सीधा सवाल करूं और आप सीट दर सीट बता दीजिए, आपके हिसाब से तरारी में कौन आगे है? आपके हिसाब से रामगढ़ में कौन आगे है? किसका पलड़ा भारी है? आपके हिसाब से बेलागंज में किसका पलड़ा भारी है और इमामगंज में किसका पलड़ा भारी है? अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपके पास रिपोर्ट है, उस आधार पर आप सीधा बता दें जो आपको लगता है। हो सकता है हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोग एक एंटीसिपेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, माहौल
को परख सकते हैं और उस हिसाब से ओपिनियन दे सकते हैं। तो आपसे ये मैं पूछ रहा हूं, जो आपके पास जानकारी है, आपने कहा भी आप तरारी से आए हैं, आप जरूर रामगढ़ के बारे में भी पता रखते होंगे, आपको बेलागंज इमामगंज की भी जानकारी होगी, तो इन चारों सीट पे आप एक एक करके बता दें कि किसको भारी देख रहे हैं। तरारी में तो निश्चित रूप से विशाल प्रशांत, जिनको सुनील पांडे के जो बेटे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो उनको कहीं से कोई टक्कर नहीं है, वो निकल जाएंगे। बड़ी वजह क्यों वजह क्या है? अरे वजह जब देखिए, जब जब एक आरके सिंह एमपी का चुनाव हार गए उस आरा से, तो तरारी से क्यों राजू यादव हार जाएंगे? ये मैं जानना चाह इसलिए रहा हूँ। हार जाएंगे सीपीआईएमएल राजू के यादव कैंडिडेट हैं। राजू यादव इसलिए हार जाएंगे कि इस बार उस क्षेत्र की जनता ने एकजुट होकर मन बना लिया है कि माले से छुटकारा पाना है। ये उस समय एक नाराजगी थी जब बरमेश्वर मुखिया की हत्या हो गई थी और सुनील पांडे पर उंगली उठ रही थी, तो उस समय कुछ नाराजगी थी। लेकिन अब भूमिहार समाज ने, खासतौर पर पूरी अगड़ी जाति का जो वोटर है, वो उसने मन बना लिया है कि माले से मुक्ति पाना है, और माले से मुक्ति पाना है तो प्रशांत विशाल को जिताना होगा। अपर कास्ट के वोटों की संख्या क्या है वहां पर? अगर कुछ इस पर आप प्रकाश डाल आप समझ जाइए कि वो 70 से 75 हजार अपर कास्ट के वोट हैं, ये जिसमें भूमिहार 50-60 हजार वोटर हैं, और राजपूत नहीं, वो 70,000 से ज्यादा हो जाएंगे राजपूत वोटर, और कुशवाहा भी है उसमें। डॉक्टर संजय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कितने वोटर हैं वहां पे? 80,000 भूमिहार वोटर हैं। 80,000 भूमिहार वोटर हैं तरारी में, और अगर सारे अपर कास्ट जोड़ दिया जाएगा तो अपर कास्ट वोटर वहां करीबन 1 लाख के करीब में हो जाते हैं। 1 लाख के करीब। और टोटल मतदाता कितने हैं वहां पर? 3 लाख कुछ टोटल मतदाता 85,000 या 90,000 के करीब में। अच्छा, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये अपर कास्ट ईबीसी इन लोग का कॉम्बिनेशन बन सकता है वहां तरारी में? क्योंकि आप देखिए, सुदामा प्रसाद तो वैश्य हैं, तो वो वैश्य एमपी जीते हैं, तो उनका प्रभाव तो वैश्यों पर भी दिखेगा ना, रवि रंजन जी? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, वैश्यों पर दिखेगा। लेकिन इस बार समीकरण देखिए, राजपूत जाति से खड़ा कर दिया प्रशांत किशोर ने किरण देवी को, किरण सिंह को वहां पर। लेकिन किरण देवी वहां पर 7,000 वोट ले आए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कुछ जगहों पर, जैसे पीरो के बाजार में, पीरो का जो मुख्य बाजार है, वहां पर कुछ मुस्लिम मतदाता हैं, और हसन बाजार जो है, जो उसके बाद बॉर्डर हो जाता है रोहतास का, तो हसन बाजार में मुस्लिम मतदाता प्रशांत किशोर के साथ हैं। तो ये वहां पर स्पष्ट रूप से है कि मुस्लिम मतदाताओं में वो प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, अधिकांश मुस्लिम मतदाता उस इलाके में। तो वो भाकपा माले का वोट कट रहा है वहां पर, वो एनडीए का वोट नहीं कट रहा है। तो अगर राजू यादव को वोट मिलेगा भी, तो उसमें प्रशांत किशोर की हिस्सेदारी है, और इसलिए प्रशांत विशाल वहां दिख रहे हैं, अच्छी स्थिति में है। एक स्थिति रामगढ़ में है कि सुधाकर सिंह के छोटे भाई वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यादव मतदाताओं में वहां पर भेद है। यादव मतदाता चाहते हैं सतीश यादव, क्योंकि अंबिका यादव बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़े थे 2020 में, उस समय तो 200 मतों से वो चुनाव हार गए थे। तो बहुजन समाज पार्टी का वो जनाधार है कि नहीं है, लेकिन अंबिका प्रसाद यादव के जो भतीजे हैं सतीश यादव, ये उनका अपना जनाधार है। और बहुजन समाज पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, उसका एक प्रभाव वहां पर है। लेकिन अगर वो भी वोट कटा, आरजेडी का वोट कटा, तो वहां पर एनडीए को फायदा होने जा रहा है। प्रशांत किशोर भी वोट काट रहे हैं वहां पर, वो कुशवाहा को वहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया है, सुशील कुशवाहा को। तो आरजेडी की लड़ाई वहां पर ये बहुजन समाज पार्टी से तो है, और इस लड़ाई में एनडीए माने बीजेपी का प्रत्याशी जो है ये वो अशोक सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जो पूछा बेलागंज में निश्चित रूप से लड़ाई विश्वनाथ यादव जो हैं सुरेंद्र यादव के बेटे, उनकी लड़ाई है, वो है जेडीयू से। उनकी लड़ाई प्रशांत किशोर से नहीं है। मोहम्मद अमजद की लड़ाई आरजेडी से है। मोहम्मद अमजद अगर काटेंगे तो वो उनका आरजेडी का वोट काट लेंगे, और जेडीयू की मनोरमा देवी वहां से निकल जाएंगी। टफ लड़ाई है, ये लड़ाई थोड़ी टफ है। और इमामगंज में दीपा मांझी के लिए
जनाधार बनता, वो सीट निकलता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से रोशन मांझी वहां पर मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जब केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं उसके बाद से उनके इलाके में उनका एक अपना इमेज बना है और इलाके में चलिए आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। डॉक्टर संजय, क्या आप सहमत हैं जो रवि रंजन कह रहे हैं? आपको लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? आपका इंफॉर्मेशन क्या कहता है? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? आपका एंटिसिपेशन क्या कहता है? तरारी और रामगढ़ का जमीनी हकीकत ये बता रहे हैं 180 वोट से मात्र ये सुधाकर सिंह जीते थे अंबिका यादव से, 200 भी नहीं, 180 वोट से। तो अंबिका यादव का वहां प्रभाव है और वो बसपा का प्रभाव का क्षेत्र रहा है रामगढ़। रविदास समाज का बड़ा अच्छा वोट है वहां। तो अगर वो पिंटू यादव जो अंबिका यादव के भतीजे हैं उनके साथ यादव मतदाता जुड़ गए, ठीक है, वो तेजस्वी जाकर के जिस तरह से भी एड्रेस कर और राजपूत समाज के वोट का बंटवारा हो तो लड़ाई में बसपा भी वहां आ सकती है। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना हो कि लड़ाई बसपा वर्सेज भी हो सकता है एनडीए। ये अजीत सिंह तो तीसरे नंबर पर चले जाएंगे या और आगे कहां जाएंगे मैं नहीं कह सकता हूं। और तरारी की लड़ाई भी बिल्कुल इन्होंने जमीनी हकीकत बताया कि वो लड़ाई माले से वहां की रहती है। वो सुदामा प्रसाद वाली बात राजू यादव में नहीं है। राजू यादव दूसरे तरीके से एक लोगों के साथ ये करते हैं, उसकी एक गोलबंदी होती है जो वहां के खेतिहर किसान है उनकी। और लगता है कि विशाल प्रशांत या सुनील पांडे हमारे लिए खड़े रहेंगे, लड़ेंगे इनसे। तो राजू यादव वर्सेज विशाल प्रशांत होने की वजह से ये जो गोलबंदी दिख रही है आपको अपर कास्ट में, वो इस वजह से दिख रही है। अदरवाइज ऐसा नहीं था, वहां भी ट्रायंगुलर फाइट बंद हो जाता। लेकिन वो राजू यादव कैंडिडेट अगर नहीं होते तो बेलागंज की बात तो मैंने बताया ही कि मनोरमा देवी अपर हैंड में वहां दिख रही है। वो लालटेन से तेल प्रशांत किशोर जितना निकाल दें, रस्सी से जितना लटका दें, लेकिन मोहम्मद अमजद के साथ अभी भी जो बाकी जातियां हैं खुल करके 2,85,511 मतदाता वहां है। अब ये 2,85,111 मतदाता में अगर 70,000 या 72,000 यादव और 60,000 मुस्लिम, तो अगर मुस्लिम का मेजॉरिटी वोट भी अमजद को मिल जाता है, मोहम्मद अमजद को, फिर भी जब तक बाकी वोट उनके साथ नहीं जुड़ेगा वो बहुत चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। तो यादव मतदाता का भी मत तो मनोरमा देवी ले ही रही है, साथ साथ बाकी एनडीए का वोट भी अभी तक प्रशांत किशोर पूरा हिला रहे हैं, झकझोर रहे हैं। ये लीजिए, आप कहते थे हम तो लालटेन से तेल निकाल दिए, अब इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो ये अब बुद्धिजीवी होने पर हमको प्रश्न लग रहा है कि आप लोग वास्तव में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो लेकिन अभी अपर हैंड में दिख रही है वही मनोरमा देवी। और इमामगंज की बात मैं बता रहा हूं कि दीपा मांझी को ये लोग जितना कड़ा टक्कर दे दे, लेकिन दीपा मांझी को लोग जानते हैं, उस क्षेत्र में पहचानते हैं। जीतन राम मांझी की बहू की वजह से नहीं, ऐसे भी वो एक्टिव रही हैं उस क्षेत्र में, तो दीपा मांझी का एक अपना प्रभाव है। अब देखते हैं रोशन मांझी का जो जातीय समीकरण है वो दीपा मांझी को किनारे लगा देते हैं या दीपा मांझी बाजी मार लेती है। आपने वही बात कही जो रवि रंजन जी ने कही। प्रदीप झा जी, मैं बस एक लाइन में जानना चाहूंगा कि आप इन दोनों की बातों से सहमत हैं? इसका जवाब एक लाइन में दीजिएगा, अगर सहमत हैं तो 2 लाइन में दीजिएगा। और दूसरा सवाल इसी में है कि इन चारों सीट पर सबसे ज्यादा ताकतवर प्रशांत किशोर की पार्टी कहां दिखाई पड़ रही है? पंकज जी, मैं इन अपने दोनों को पैनलिस्ट के जो परिणाम के संदर्भ में जो आकलन है उससे लगभग सहमत हूं, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर के उम्मीदवार कहां सबसे मजबूत है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रामगढ़ वह सीट होगी जहां पर कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलने की संभावना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी बेलागंज में लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन बेलागंज में अगर मोहम्मद अमजद चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होंगे तो कब मोहम्मद अमजद के वोटर आरजेडी के साथ सुरेंद्र यादव के साथ चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो पोलराइजेशन होने की संभावना बेलागंज में ज्यादा है कंपैरेटिवली रामगढ़ की तुलना में।
पोलराइजेशन की संभावना बेलागंज में ज्यादा बढ़ी है। चलिए, तो ये बात आप बिल्कुल, आप तीनों जो पैनलिस्ट हैं उनका एक मत तो बिल्कुल क्लियर है कि चारों सीट पर एनडीए की स्थिति ज्यादा मजबूत है। आपका कहना है तरारी में भी मजबूत है, रामगढ़ में भी मजबूत है, लड़ाई सब जगह एनडीए से ही है, ये आपका कहना है। मतलब एक चीज बहुत साफ निकल करके आ रही है इस डिबेट से कि आरजेडी अपनी सीट लूज करने जा रही है। जैसे महागठबंधन के पास 3 सीटें थी, वो 3 सीटें शायद नहीं रह पाएंगी, वो कम हो जाएंगी और एनडीए अपने सीटों में इजाफा करेगी। जन स्वराज पार्टी अपना रेलिवेंस जरूर दिखाएगी, कुछ सीट पर वो अपना वोट जरूर काटेगी, लेकिन सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, ये आप तीनों पैनलिस्ट का कहना है। चलिए, बिहार की बात में इतना ही। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है, प्रदीप झा जी, डॉक्टर संजय और रवि रंजन जी। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।